चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा बॉडी कैसे बना हुआ है। इसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे मिलकर हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। केवल हमारा ही नहीं, प्लांट्स और सारे एनिमल्स का भी। बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये 5वां चैप्टर है। आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, टॉपिक्स वही सारे रहने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए, हर टॉपिक आपको समझ में आएगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं। इससे हमें पता रहेगा कि चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने किससे होते हैं। हमें पता चलेगा कि वो सेल से बना होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि सेल किससे बना होता है। हम उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि सेल भी बहुत सारे चीज़ों से बना होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, इन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं और सबका काम अलग अलग होता है। उसमें हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्जी एपरेटस के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लास्टिड्स और वैक्यूल के बारे में। इतना पढ़ने के बाद सबसे अंतिम टॉपिक हमारा होगा सेल डिवीजन, और इसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली वर्ड्स स्पेशली हम आप ही लोग के लिए बनाए हैं, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगा। हर प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ पर है, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कहानी की शुरुआत होती है रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन से। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1665 में एक माइक्रोस्कोप तैयार किया था। माइक्रोस्कोप की मदद से वे छोटे से छोटी चीज़ों को भी देखना चाहते थे। उन्होंने लिया एक कॉर्क का स्लाइस, मतलब पेड़ की छाल का एक टुकड़ा उन्होंने लिया और उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर उन्हें हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा, बिल्कुल ऐसा। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? अगर आप मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे तो आपको उसमें इसी तरह का बहुत सारा स्क्वायर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा एक लाइन से। जेल में कैदियों के लिए जो कमरे होते हैं वो भी कुछ इसी तरह से होते हैं। सबका साइज लगभग बराबर होता है और सारे कमरे एक लाइन से होते हैं। उन कमरों को सेल कहा जाता है और लैटिन भाषा में सेल का मतलब ही होता है अ लिटिल रूम। इसी कारण से उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस देखे, छोटे छोटे कमरे देखे, उसका नाम ही सेल रख दिया। सेल को तो उन्होंने डिस्कवर कर लिया, लेकिन सेल का डिस्कवरी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या ही फ़र्क पड़ता है? अगर हम देख ही लिए उसमें कि पेड़ की छाल में छोटा छोटा सेल है, छोटा छोटा कंपार्टमेंट है, तो क्या फ़र्क पड़ गया? बहुत फ़र्क पड़ गया। अगर अभी हमें सेल के बारे में पता नहीं होता तो मेडिकल साइंस जो इतना डेवलपमेंट कर रही है, इतना एडवांस हो चुकी है, वो अभी तक नहीं हुआ रहता। तो अगर आपसे पूछे कि सेल का डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इट वॉज ऑब्जर्व डेट लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेपरेट यूनिट्स। पहले लोगों को लगता था कि पूरा का पूरा लिविंग थिंग्स अपने आप में ही एक यूनिट है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन जब सेल का डिस्कवरी हुआ तब पता चला कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप में एक सिंगल यूनिट नहीं है, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को सेल नाम दिया गया। द टर्म सेल इंट्रोड्यूस्ड बाय हुक, यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया, स्टिल यूज इन मॉडर्न बायोलॉजी, और आज भी हम इस टर्म का यूज़ करते हैं बायोलॉजी में। सेल को डिफाइन करने के लिए हम इस तरह से उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो वर्ड का यूज़ किया गया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल कहने का मतलब हुआ कि सेल से ही मिलकर पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मतलब अगर सेल नहीं होता तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर हमें अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग एनिमल्स में, ह्यूमन में दिखाई देता है ना, वो स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता। प्लस ये फंक्शनल यूनिट भी है, मतलब हमारे बॉडी में या प्लांट्स के बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, एग्जांपल के लिए अगर ह्यूमन में ही देख ले तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, डाइजेशन होता है। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो सेल के कारण ही होते हैं। अगर हमारे बॉडी के सारे सेल्स काम करना बंद कर जाएं तो हमारा पूरा बॉडी इनएक्टिव हो जाएगा, पूरा का पूरा बॉडी जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसी कारण से सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। सेल जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, सेलुला, ये भी आप याद रखिएगा। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। अच्छा, जो भी क्लास हम ले रहे हैं सबका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसके लिए टीचमेंट वाला क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप हमारे वेबसाइट DAV Guru
इन पर जाकर भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक है, वेबसाइट का भी और टीचमेंट का भी, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने खत्म कर लिया। यहाँ से पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो किससे बने होते हैं। वैसे रॉबर्ट हुक ने तो बताया था कि वो सेल से बने होते हैं, बट अगर हम लोग खुद देख लें, अगर खुद समझ लें कि सच में वो सेल से बना होता है, तो चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। अब अभी हम माइक्रोस्कोप में जाकर तो आपको नहीं दिखा सकते, वैसे यूट्यूब पर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा माइक्रोस्कोप के फुटेज का, लेकिन हम एक एक्टिविटी के बेसिस पर आपको समझा सकते हैं कि सेल कैसा दिखता होगा। इसके लिए आपको अनियन पील चाहिए, प्याज का एक झिल्ली चाहिए, प्याज का एक छिलका चाहिए, और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे ना, तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रोसीजर होता है, कैसे देखना है उसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको प्याज का एक झिल्ली ले लेना है, प्याज का छिलका आप छिलेंगे और उसको भी रिप करेंगे ना, उसके ऊपर से एक झिल्ली उखाड़ेंगे तो आपको एक पतला सा झिल्ली मिल जाएगा। उसको आपको रख लेना है ग्लास स्लाइड पर, ऐसा वाला स्लाइड होता है ना जिसपे ब्लड टेस्ट होता है, शीशे का होता है, उसी के ऊपर आपको झिल्ली को रख लेना है। अब झिल्ली को रखकर उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन रखना है। ये क्यों करेंगे, आयोडीन क्यों रखेंगे? क्योंकि आयोडीन का सॉल्यूशन रखने से ना इसमें स्टेन हो जाता है, मतलब दाग लग जाता है झिल्ली में, और उसके बाद जो भी सेल के पार्ट्स हैं वो सब आसानी से दिखाई देते हैं। अब उसको स्टेन करने के बाद, उस पर दाग लगाने के बाद आयोडीन की मदद से हम क्या करेंगे, उसको एक और स्लिप से, एक और स्लाइड से उसको ढक देंगे, और उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, और जब आप उसको देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेल में आपको 2 से 3 पार्ट दिखाई देगा, आराम से 2 से 3 पार्ट आपको दिखाई देगा। 2 पार्ट तो डेफिनेटली दिखाई देगा। सबसे पहला ये सेंट्रल पार्ट जो कि डॉट की तरह दिख रहा है, और दूसरा ये बाउंड्री। तो सेंट्रल पार्ट जो है ना, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक। और ये जो बाउंड्री है ना, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होता है, एक और बाउंड्री होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, और सेल वॉल केवल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक ना। तो सेल मेम्ब्रेन समझ गए, या सेल वॉल जिसको कि हम लोग बाउंड्री बोल सकते हैं, और उसके अंदर एक जो सेंट्रल पार्ट दिख रहा है डॉट की तरह, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस, ठीक ना, ये वाला न्यूक्लियस और ये पूरा बाउंड्री, इतना मिला के सेल कहा जाता है। लेकिन क्या सेल में यही 2-3 पार्ट हैं या और भी पार्ट्स इसमें हैं? उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि सेल का डिस्कवरी कैसे कैसे हुआ। एक तो आपने रॉबर्ट हुक के बारे में जान लिया कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने कॉर्क को देखा था, मतलब जो छाल होता है पेड़ का, उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा था। तो एक तो उस समय माइक्रोस्कोप उतना एडवांस नहीं था, उनको अच्छे से दिखा नहीं, उनको बस दिखा छोटा छोटा कंपार्टमेंट, उनको न्यूक्लियस भी नहीं दिखा था। न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी हुआ वो बाद में जाकर हुआ। तो हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने सेल के डिस्कवरी में कंट्रीब्यूशन दिया। सेल का डिस्कवरी एक दिन में नहीं हो गया था, एक ही दिन में पता नहीं चल गया था कि उसमें क्या क्या होता है। धीरे धीरे करके अलग अलग वैज्ञानिकों ने उस पर खोज किया, उस पर रिसर्च किया, तब जाकर पता चला कि अच्छा सेल के अंदर ये भी होता है, ये भी होता है, जो सब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ये तो हम लोग देखे ही। उन्होंने कॉर्क को, यानी पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था, और उन्होंने ही सबसे पहले वो जो कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा था, छोटा छोटा रूम दिख रहा था, उसको सेल का नाम दिया था। उसके बाद आते हैं एंटोन वान लीeuwenhoek 1674 में। इनके बारे में तो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। ये क्या करते हैं, ये लिविंग सेल को देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने जो देखा था ना, वो डेड सेल था, जिंदा सेल नहीं था वो, ठीक ना। और लीeuwenhoek ने जो देखा वो लिविंग सेल था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, और वो देखे जाकर तालाब के पानी को, और उसकी मदद से उन्हें पता चला कि अच्छा लिविंग सेल भी होता है, मतलब सेल जिंदा भी हो सकता है। उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक अलग हैं, देखिए रॉबर्ट हुक ये वाले हैं और रॉबर्ट ब्राउन ये वाले हैं। इनका पूरा करली हेयर है, ठीक ना, और रॉबर्ट ब्राउन का करली हेयर नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम आदमी नहीं है, ठीक ना। तो रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 में, देखिए ये 1665 में, और ये लगभग 200 साल के बाद आए हैं, तो दोनों अलग अलग ही होंगे ना। हो सकता है कि उनका पुनर्जन्म हो गया हो, ये बात अलग है। तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन क्या करते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। उन्हें पता चला कि अच्छा सेल के अंदर एक सेंट्रल पार्ट भी होता है, और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुरकिंजे 1839 में, और ये एक नया टर्म बताते हैं कि सेल के अंदर एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, देखिए क्या है प्रोटोप्लाज्म।
सेल है ये, उसके अंदर इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ना कुछ लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा रहता है। तो पुरकिंजे ना इस लिक्विड जैसे सब्सटेंस और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया, और इसको उन्होंने नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी आता है और ये जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस है ये भी आता है, मतलब दोनों मिला के है प्रोटोप्लाज्म। अकेला ये लिक्विड जैसा सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म नहीं है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ये जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस है ना अकेला, इसका भी एक अलग नाम है, आगे हम लोग देखेंगे। अब हमें सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। अच्छा, सेल थ्योरी के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सेल है एक माइक्रो लेवल का चीज़, मतलब माइक्रोस्कोप के बिना हमें दिखने वाला नहीं है। तो माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ऐसा थोड़ी है कि केवल माइक्रो लेवल पर आपको सेल ही दिखेगा, और भी चीज़ें होती है जो कि उस साइज़ की होती है। तो सेल थ्योरी की मदद से हम लोग जान पाते हैं कि किसको हम लोग सेल कहेंगे, सेल का बेसिक फीचर क्या है कि नहीं? कुछ तो बेसिक फीचर होगा जिसकी मदद से हम लोग किसी माइक्रो लेवल की चीज़ को सेल कह सकते हैं, और कुछ तो ऐसा फीचर होगा जिसके बेसिस पर हम लोग किसी चीज़ को सेल नहीं कहेंगे। तो वही सारे फीचर्स को हम लोग सेल थ्योरी के अंतर्गत समझते हैं। तो देखिए, सेल थ्योरी में ना 3 साइंटिस्टों ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। सबसे पहले साइंटिस्ट थे श्लेडन। श्लेडन ने कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं सब सेल के बने होते हैं। मतलब आप किसी भी प्लांट के किसी भी हिस्से को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो भी चीज़ आपको दिखेगा ना वो सेल होगा, ठीक ना, श्लेडन के हिसाब से। उसके बाद आते हैं श्वान। श्वान ने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब प्लांट तो होते हैं, एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। एनिमल के किसी भी बॉडी पार्ट को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको जो कंपार्टमेंट दिखेगा वो भी सेल ही होगा। इन दोनों ने मिलकर सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा, मतलब सेल है तो जीवन है, सेल नहीं तो जीवन नहीं। इन दोनों के स्टेटमेंट के बेसिस पर सेल थ्योरी बना तो दिया जाता है, लेकिन फिर आते हैं कहानी में एक लेजेंड। लेजेंड का नाम है बंडाकस। ये कहते हैं वर्षों से कि देख रहा है विनोद कैसे अकेले अकेले सेल थ्योरी बनाया जा रहा है। इनको चढ़ता है गुस्सा और ये गुस्से में कहते हैं ओमिनिस सेलुला ए सेलुला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी सेल हैं, चाहे वो एनिमल्स का सेल हो या प्लांट का सेल हो, जितने भी सेल होते हैं ना वो ऐसे हवा में प्रकट नहीं हो जाते हैं, वो किसी न किसी पुराने सेल से ही बनते हैं। और उसको बनने का तरीका क्या है? वो बनते हैं सेल डिवीजन की मदद से, जिसके बारे में इसी चैप्टर में हम लोग एंड में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन इसमें हो गया सेल थ्योरी में। पहला श्लेडन, दूसरा श्वान, और तीसरा रडल्फ वार्शॉ, और चौथा, इसका नाम आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। 3 ही वैज्ञानिक का आपको एग्जाम में नाम लिखना है। सेल थ्योरी में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सबसे पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट, आर मेड अप ऑफ सेल, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन है तो सेल के कारण ही है, जीवन अगर सेल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल है वो किसी न किसी पुराने सेल से ही बने हैं। सेल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन सेल थ्योरी, एक्सप्लेन सेल थ्योरी, कैसे भी पूछ दे तो आपको ये सारा पॉइंट लिख देना है। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स रोल इन सेल डिस्कवरी। सेल के बारे में जो पता चला लोगों को, अगर माइक्रोस्कोप ही नहीं होता तो सेल के बारे में पता चलता क्या? नहीं ना। तो माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी कैसे हुआ, मतलब इसका इन्वेंशन कैसे हुआ? देखिए, इन्वेंशन अलग चीज़ है, डिस्कवरी अलग चीज़ है। इन्वेंशन उन चीज़ों का किया जाता है जो कि पहले से नहीं था और उसको बना दिया गया, और डिस्कवरी उन चीज़ों का किया जाता है जो कि पहले से था, बस हमें पता नहीं था, ठीक ना। सेल तो पहले से था लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं था, तो सेल को डिस्कवर किया गया और माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया गया। माइक्रोस्कोप को सबसे पहले जैकरिया जेनसन ने 1590s में इन्वेंट किया था। ये चश्मा बनाने वाले थे और चश्मा बनाते बनाते ये माइक्रोस्कोप बना दिए, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप तैयार कर लिए। सिंपल सा माइक्रोस्कोप था, उसमें एक ऑब्जेक्टिव था और एक आईपीस था। आँख जहाँ पे आँख लगा के देखते हैं ना, उस वाले लेंस को आईपीस कहते हैं, और जहाँ पे चीज़ रहता है जिसको देखना है वहाँ पर जो लेंस रहता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। उसके बाद गैलीलियो गैलीली ने एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप तैयार किया था, उनको भी क्रेडिट दिया जाता है माइक्रोस्कोप बनाने का। उसके बाद एंटोन वान लीवनहुक, जिन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहली बार देखा था, उन्होंने भी माइक्रोस्कोप डेवलप किया 1674 में, जिसकी मदद से उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम सेल को कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाते। मतलब माइक्रोस्कोप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में और सेल के डिस्कवरी में, तो इसको तो भूलना नहीं है।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे लिविंग प्लांट्स हैं, वो सेल के साइज के बेसिस पर, सेल के शेप के बेसिस पर, सेल के नंबर के बेसिस पर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म में सेम साइज के सेल होंगे या सेम शेप के सेल होंगे या सेम नंबर के सेल होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सब के सेल का साइज, शेप और नंबर अलग अलग हो सकता है। अगर हम साइज के बेसिस पर देखें तो सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक टाइप का बैक्टीरिया है, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। इसका जो साइज़ है ना 0.1 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर को अगर मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको 0.1 को 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। माइक्रो का मतलब हुआ 10⁻⁻6, मतलब डिवाइड बाई 10⁻6। जब आप डिवीजन करेंगे तो आपको एक बहुत छोटा नंबर मिलेगा, 0.0000000 और 1, इतना मीटर। बहुत छोटा नंबर हो गया ना, तो इसका डायमीटर इतना कम होता है, इतना छोटा ये सेल है। और अगर हम बिगेस्ट सेल की बात करें तो वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच का जो अंडा है ना वो अपने आप में एक सेल है। ये ऐसा सेल है जिसको हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से देख सकते हैं और ये धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सेल है। शेप्स के बेसिस पर भी सेल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स का जो सेल होता है उसका शेप अलग होता है, एनिमल्स का जो सेल होता है उसका शेप अलग होता है। अब ऐसा नहीं कि किसी भी एनिमल के अंदर एक ही तरह का सारा सेल होता है, ऐसा भी नहीं है। अगर हम केवल ह्यूमन को ही देख लें तो ह्यूमन के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के सेल पाए जाते हैं। जैसे देखिए, ब्लड सेल का जो शेप होता है कुछ ऐसा होता है, मसल का जो सेल होता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, नर्व सेल जो होता है जिसकी मदद से हमें सेंसेस का पता चलता है, कोई अगर हमें छूता है तो हमें पता चल जाता है, उसका शेप देखिए ऐसा होता है। ओवम का शेप ऐसा होता है, स्पर्म का शेप ऐसा होता है, बोन सेल का शेप ऐसा होता है, फैट सेल का जो शेप होता है वो ऐसा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितना भी सेल है वो एक ही तरह का होगा, उसमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। शेप का नाम कैसे कैसे लिख सकते हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि WBC जो होता है उसका शेप इरेगुलर होता है, कोई भी पर्टिकुलर शेप उसका नहीं होता है। RBC जो होता है उसका शेप होता है बाई कॉनकेव। कॉनकेव मतलब क्या हुआ, धंसा हुआ, ऐसा कॉनकेव, इसको कॉनकेव कहते हैं। तो RBC जो होता है ना कुछ ऐसा होता है बाई कॉनकेव, मतलब उसमें दो गो कॉनकेव होता है, एक कॉनकेव इधर से एक कॉनकेव इधर से, और इस तरह का शेल होता है। मतलब जेम्स आप खाए ना, जेम्स कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है जेम्स। इसका उल्टा कर दीजिए, ये बाहर निकला हुआ है ना तो इसको अंदर की तरफ धंसा दीजिए, तो इस तरह का शेप होता है रेड ब्लड सेल का। बोन सेल का शेप होता है स्पिंडल शेप, इसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल शेप। नर्व सेल जो होता है वो होता है लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, लंबा लंबा होता है और इसमें ब्रांचेस होते हैं, ठीक। इंटेस्टाइनल सेल जो होता है वो कॉलम जैसा होता है। ओवम जो होता है स्फेरिकल होता है। स्पर्म सेल जो होता है उसका टेल होता है मूवमेंट करने के लिए, ये कुछ ऐसा होता है जैसा स्नेक होता है ना उस तरह का स्पर्म सेल होता है। सेल नंबर के बेसिस पर भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल है तो हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल वाला, मतलब एक सेल है तो उसको यूनिसेलुलर कहेंगे, ठीक ना। जैसे कि बैक्टीरिया अपने आप में ही एक सेल होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि 2 सेल या 3 सेल है, ऐसा नहीं होता है, वो एक ही सेल का बना होता है। पैरामीशियम भी इकलौता एक ही सेल का बना होता है। अमीबा भी एक ही सेल का बना होता है। और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत सारे सेल से बने हैं तो उसको हम लोग कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो मल्टी सेलुलर मतलब क्या हो गया, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारा सेल का बना हुआ है। जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब जो है मल्टी सेलुलर हो गए। तो यूनिसेलुलर का आपको याद रखना है नाम, और मल्टी सेलुलर का भी नाम आपको याद रखना है। अब चलिए इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन पे आते हैं, डेट इज व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। मतलब सेल जो है वो किससे बना होता है, सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना आपको एक सिंपल सा सेल डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं और उसका नाम लिख लिख कर बता देते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये रैंडम सा कोई सेल है, मान लेते हैं अमीबा है। अमीबा तो आपको पता है एकदम मस्त आदमी है, उसका शेप और डिज़ाइन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे भी आप खींच देंगे ना अमीबा उसी में खुश है। तो ये जो बाउंड्री हमने ड्रॉ किया ना इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट। अब देखिए इसका एक सेंट्रल पार्ट आपको दिखेगा, इस सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। एनिमल सेल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के ऊपर एक और कवरिंग होता है ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होता है, उसको कहा जाता है सेल वॉल। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेल वॉल।
न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो बीच का पोर्शन है ना, इसमें लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है। तो ये जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस है ना, हम बताए थे ना कि इसका नाम बाद में बताएंगे, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। CY इस तरफ लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं, ठीक। इस जो ये जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस है इसका नाम है साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM। अब देखिए एक प्रोटोप्लाज्म हम आपको बताए थे। तो अगर आप न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साथ कंसिडर करें तो दोनों को मिलाकर कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक ना, PROTOPLASM। तो आपको साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कंफ्यूज नहीं करना है। साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है, हमारे बॉडी के अंदर लंग्स है, अलग अलग ऑर्गन है ना, सारे ऑर्गन मिलकर साथ में काम करते हैं। उसी तरह सेल के अंदर भी उसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर सेल के लिए काम करते हैं। तो इन ऑर्गन्स का नाम है सेल ऑर्गेनल। तो जितना भी ब्लू वाला पोर्शन है ना, इन सारे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन सारे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनल, ORGANELLE। अच्छा, ये जो सेंट्रल पार्ट जिसको हमने न्यूक्लियस कहा ना, इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बीच में अकेला है, इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसका भी नाम अभी जान ही लीजिए। तो ये जो है ना, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सिंगल लेयर का झिल्ली नहीं होता है, वो डबल लेयर वाला झिल्ली होता है उसके चारों तरफ, ठीक ना। तो ये जो डबल लेयर वाला झिल्ली है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NEC, क्या लिख रहे हैं, NUCLEAR मेम्ब्रेन, MEMBRANE, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जैसे सेल के अंदर एक सेंट्रल पार्ट था ना, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंट्रल पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, NUCLE, न्यूक्लियोलस, ठीक ना। तो सेल का जो सेंट्रल पार्ट है, ये देखिए पूरा सेल है, सेल का जो सेंट्रल पार्ट है उसको न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब देखिए जैसे सेल के अंदर लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा हुआ था, उसी तरह न्यूक्लियस ये जो छोटा वाला है ना, उसके अंदर भी लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा होता है। उस लिक्विड जैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उस लिक्विड जैसे सब्सटेंस को कहा जाता है क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, NUCLEOPLASM, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहा गया था ना इसको, पानी जैसा सब्सटेंस को, उसी तरह से इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब इस पानी में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स जैसे तैर रहे हैं और उन पार्ट्स को सेल ऑर्गेनेल्स कहा गया। इसमें उस तरह का कुछ नहीं है, बट इसमें एक चीज़ है, इसमें ना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारा इस तरह का हेयर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इस हेयर जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक ना। इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, CHROMATIN। इस बाल जैसे स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन कहते हैं। और जब सेल का डिवीजन होने वाला रहता है ना, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में, जब सेल दो हिस्सों में बंटने वाला रहता है तो यही क्रोमैटिन जो आपको हेयर जैसा दिख रहा है ना, यही क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोजोम बन जाता है। और क्रोमोजोम में ना DNA पाया जाता है। DNA के एक छोटे से टुकड़े को जीन कहते हैं। जीन की मदद से ही हमारे पेरेंट्स का गुण हमारे अंदर आ पाया है और हमारा गुण हमारे बच्चे के अंदर जा पाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए सेल के। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया, तो इस वाले पोर्शन को दोबारा देख लीजिए, 2-3 मिनट लगेगा, दोबारा देख लीजिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। और अगर हो सके तो एक बार खुद से ड्रॉ भी कर लीजिएगा। अगर आप खुद से ड्रॉ करेंगे ना ये वाला पोर्शन, तो आपको एकदम सेल पूरा रटा जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इस वाले फ्लो चार्ट को देखते हैं। एक सेल है, सेल का मेनली दो पोर्शन होता है, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, बाहर का जो झिल्ली हो गया वो उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ दिख रहा है ना, ये जो अलग अलग चीज़ दिख रहा है और बीच का सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, ये सब मिलाकर हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म में ये जो सेंट्रल पार्ट है उसको कहेंगे न्यूक्लियस, और बाकी का जितना बच गया ये सब उसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म में ना फिर से अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म में ये सब आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इन सब को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। अब सारे सेल ऑर्गेनेल सेम काम नहीं करते हैं और सबका सेम नाम भी नहीं है, हर सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग नाम है। जैसे कि एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है गोल्जी एपरेटस, एक है राइबोसोम, एक लाइसोसोम, एक वैक्यूल, एक प्लास्टिड। तो इस तरह से अलग अलग नाम वाले सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं।
उसके बाद अगर न्यूक्लियस में देखें तो ये जो है ना न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट, इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। अभी हम आपको बताएं, न्यूक्लियस का जो डबल लेयर वाला झिल्ली होता है चारों तरफ से, इसका जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा हुआ है उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंट्रल पार्ट है उसको कहेंगे न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस हेयर जैसे स्ट्रक्चर को कहेंगे क्रोमेटिन। तो सारा पार्ट समझ गए, कौन कहाँ होता है समझ गए। सेल के जितने पार्ट्स को हमने देखा, चलिए सबको एक एक लाइन में डिफाइन करना सीख लेते हैं। वैसे डिटेल में सबको हमें पढ़ना है और सबका डेफिनेशन वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, बट एक बेसिक डेफिनेशन, सिंगल लाइन डेफिनेशन हमें आना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? अ थिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। एक सेल के चारों तरफ एक पतला सा बाउंड्री होता है जो कि किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने देता है या बाहर जाने देता है, मतलब उसके मूवमेंट को कंट्रोल रखता है। और एक और काम ये करता है, सेल के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है ना, उसको एक बाउंड्री के अंदर सीमित रखने में हेल्प करता है। अगर ये बाहर का बाउंड्री नहीं रहेगा, बाहर का झिल्ली नहीं रहेगा, तो सब कुछ बाहर फैल जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल डेट इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलाकर जो बना, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, उसको हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल वेयर सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड। सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसमें कि अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स तैर रहे होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है? द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल डेट कंटेंस जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। बताए थे ना कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाता है और क्रोमोसोम में होता है डीएनए। न्यूक्लियस कहाँ होता है? तो सेल के सेंटर में होता है, लगभग सेंटर में ही होता है, नहीं तो साइड में भी कहीं भी हो सकता है न्यूक्लियस, जरूरी नहीं कि सेंटर में होगा, ठीक ना। सेल में सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गेन्स है अलग अलग कामों के लिए, हार्ट है, लंग्स है, उसी तरह से सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। उसको ऑर्गेन नहीं कहते, उसको ऑर्गेनल्स कहते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द सेल डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कुछ खास स्ट्रक्चर होते हैं जिनका कुछ खास काम होता है। क्या काम होता है पढ़ेंगे हम लोग आगे। उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के चारों तरफ एक झिल्ली होता है, उसी तरह न्यूक्लियस जो है ना बीच में छोटा सा, उसके चारों तरफ भी एक झिल्ली होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर्ड होता है, डेट सराउंड्स द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होकर ही सब्सटेंस का ट्रांसफर होता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड जैसा भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड जैसा भरा हुआ है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस डेट होल्ड्स क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन जो हेयर जैसा स्ट्रक्चर था और न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर था उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, तो दोनों को वो कंट्रोल में रखता है। उसके बाद क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, मतलब पेरेंट्स का गुण बच्चों में ले जाने वाला यही है। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। पूरा सेल के बीच में सेंटर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो न्यूक्लियोलस है, ठीक ना। और डेंस राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस डेट हेल्प्स इन मेकिंग राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। हमने सारे पार्ट्स को ब्रीफ में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसका 2 नाम है, इसके अलावा भी 2 और नाम है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको बाकी के 2 नाम पता है तो कमेंट में लिखिएगा। इसके आगे वैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं और सेल किससे बना होता है, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सब हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके हर टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक लाइन से हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।